तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। जिस तरीके से 9 साल मोदी सरकार को हुए हैं, उसका गुणगान करती स्मृति ईरानी नजर आई। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। गैंगस्टर जीवा की पत्नी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बता दें कि जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। आपको बता दें कि इस दौरान पायल महेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। क्या कुछ फैसला आएगा, देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी यूपी सरकार के वकील को देने का निर्देश भी दे दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जीवा का हत्याकांड का ये पूरा मामला, और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जीवा की पत्नी पहुंच गई है। अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वो लगातार कर रही हैं। उन्होंने ये आशंका जताई है कि ऐसे ही उनकी भी हत्या हो सकती है। आपको बता दें, पायल माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए अब तैयार भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी यूपी सरकार के वकील को देने का निर्देश दे दिया है। हालांकि कब सुनवाई होती है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, वो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि जीवा हत्याकांड ने दहशत का माहौल बना दिया है। कोर्ट में जिस तरीके से हत्या की गई, अब उसको देखते हुए कई सवाल निशान यहां पर सरकार पर खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए जीवा की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, अब किस तरीके से सभी को देखा जाए, क्योंकि आज जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कल जिस तरीके से घटना हुई और गैंगस्टर जीवा की दिन दहाड़े कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद आरोपी को हालांकि पकड़ा गया, लेकिन अब जीवा की जो पत्नी है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि मैं अगर जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होती हूँ और पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो निश्चित रूप से इन सब तमाम विषयों का जो जिक्र है, जो बिंदुओं का जिक्र है, वो उस याचिका में किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मेरी भी कहीं ना कहीं हत्या इसी तरीके से हो सकती है। तो कहीं ना कहीं संदेह भी जताया जा रहा है और एक तरीके से कहीं ना कहीं राहत की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट से जीवा की पत्नी ने किया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगर हम बात करें, उनकी अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और संभवतः प्रयास लगाया जा रहा है कि ये सुनवाई जो है वो आज ही हो जाए, किसी भी वक्त ये सुनवाई आज भी हो सकती है। हालांकि ये भी कहा गया है जो जीवा की पत्नी है, जो उनके वकील है, उनसे कि जो याचिका की कॉपी है वो यूपी सरकार के वकील को भी एक कॉपी दिया जाए। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होती है तो क्या जो जीवा की पत्नी है पायल महेश्वरी, उनको उसको कहीं ना कहीं राहत सुप्रीम कोर्ट देता है या नहीं देता है। तो आज चूंकि एक याचिका डाली गई है और इस पर सुनवाई होने वाली है और निश्चित रूप से जीवा की पत्नी की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। जब सुनवाई होगी उसके वकील की ओर से पक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही चूंकि यूपी सरकार के वकील को भी एक याचिका की जो कॉपी है वो देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो यूपी सरकार भी संभवतः इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखती हुई नजर आएगी। तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। तो जिस तरीके से जीवा की पत्नी कह रही है कि मैं अंतिम संस्कार में अगर शामिल होती हूँ तो मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो तमाम तरीके की बातें हैं उस याचिका में। हर बिंदु का कहीं ना कहीं उसमें जिक्र किया गया है और निश्चित रूप से राहत की जो मांग है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जीवा की पत्नी की ओर से किया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से कल दिन दहाड़े अगर हम बात करें कोर्ट परिसर में ही जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वकील के भेष में जो है हत्यारा कहीं ना कहीं आया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जीवा की पत्नी ने और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में। लेकिन पीयूष, एक बात समझाइए कि आखिरकार जीवा की जो पत्नी है उसको गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर अपना ये बयान जारी करते हुए ये कहा है कि अगर गिरफ्तारी उनकी होती है तो इसी तरीके से उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी गैंगस्टर होता है, कोई भी माफिया होता है, अगर इस तरीके के प्रकरण होते हैं या आपने देखा कि न्यायिक हिरासत में था, वो कोर्ट में पहुंचा हुआ था और जिस तरीके से हत्या हुई है, तो संभवतः जीवा की पत्नी पर भी अगर हम बात करें उनसे भी कहीं ना कहीं उससे भी पूछताछ पुलिस कर सकती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ कर सकती है क्योंकि पुलिस निश्चित रूप से जब
चलिए, कनेक्शन प्रॉब्लम शायद है और मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की यहां पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। आपको बता दें, पायल माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी यूपी सरकार के वकील को देने का निर्देश भी दे दिया है। हालांकि अब सुनवाई कब होती है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि जीवा हत्याकांड को लेकर दहशत का माहौल यूपी में है। जो सरकार है, योगी सरकार, वो चौतरफा गिरती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई, वहां पर वकील के भेष में बदमाश पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा थी। करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। तो इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन याचिका की कॉपी यूपी सरकार के वकील को देने के यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। गैंगस्टर जीवा की पत्नी, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, डर यह सता रहा है कि कहीं उसकी भी हत्या इसी तरीके से ना हो जाए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होनी है। पहले 12 जून को यह बैठक होने वाली थी। विपक्षियों की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही खड़गे, ममता, इसके साथ ही केजरीवाल समेत कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बैठक में लेफ्ट के कई नेता भी शामिल होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही सीताराम येचुरी, डी राजा, इसके साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम भी इसमें शामिल है। नीतीश कुमार की पहल पर यह बैठक हो रही है, इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें विपक्षी एकता को दिखाया जाएगा, ताकत यहां पर विपक्षियों की दिखाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जब यह बैठक होगी, इसमें कौन से नेता शामिल होंगे, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाते यहां पर नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात उन्होंने की थी और एकता का यहां पर नारा लगाया गया था। ये कहा गया था तमाम विपक्षी एकजुट हो। लेकिन अब इसी बीच कौन से नेता इस दौरान शामिल होते हैं, कौन इस बैठक का बॉयकॉट करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन यहां पर जो जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही खड़गे, ममता और साथ ही साथ केजरीवाल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कई ऐसे बड़े नेता जिनके नाम भी इस बैठक में शामिल होने के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं लेफ्ट के कई नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी आपको बता दें। सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम भी इसमें शामिल है। नीतीश कुमार की पहल पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो 12 जून को पहले ये बैठक होनी थी, लेकिन उसके बाद तारीख चेंज कर दी गई। अब 23 को होगी ये बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। पीयूष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहां पर एक बार फिर से विपक्षी एकता दिखाई जाएगी। यहां पर 23 को जो बैठक होने वाली है, इसमें कौन से विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं, कौन से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी और इस बैठक के जरिए किस तरीके का मैसेज दिया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव 2024 के नजदीक है। ऐसे में नीतीश कुमार को आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार उन्होंने तमाम विचारधारा के जितने विपक्षी दल है उनको एक मंच पर लाने की जो कवायद है उन्होंने की थी। और चाहे राहुल गांधी की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, उन्होंने मुलाकात की थी। और ऐसे में एक बड़ी बैठक थी बिहार के पटना में 12 जून को होने वाली थी। लेकिन कई विपक्षी दलों के नेता ऐसे थे जो कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे। इस वजह से इस बैठक को टालकर 23 जून को किया गया है। इस बैठक की अगर हम बात करें तो इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, स्टालिन की बात करें, ऐसे तमाम जो चेहरे हैं विपक्ष के वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। और इस पूरे बैठक में अगर हम बात करें तो एक रणनीति बनाई जाए किस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं एक चुनौती दी जा सके और जो भी राय मशवरा है वो विपक्षी जो दल है वो इस मंच पर आकर कर सके। हालांकि आपने देखा कि पिछली बार भी जब चुनाव थे तो ममता बनर्जी ने भी इस तरीके की कवायद की थी और शायद ममता बनर्जी
को सफलता कहीं न कहीं नहीं मिली और उस तरीके से विपक्षी जो दल है वो एकजुट नजर नहीं आए। और अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हालांकि कोशिश जो है वो कहीं न कहीं लगातार जारी है। अब ये भी देखना होगा कि क्योंकि सभी विपक्षी दलों को कहा गया है कि वो इस बैठक में सम्मिलित हो, सभी विपक्षी दलों को न्योता भी भेजा गया है। लेकिन कौन कौन से विपक्षी दल नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी लंबा वक्त है। अब कौन कौन से विपक्षी दल नहीं जाते हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब कई विपक्षी दलों ने कहीं न कहीं जब एकजुटता की बात बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ से विपक्षी एकता के नारे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन क्या वो विपक्षी एकता सचमुच में है कि नहीं, ये जब ये बैठक होगी इसमें साफ हो जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता संकल्प में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 22वीं बैठक संपन्न हुई और मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और बैठक में मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा की स्थिति में लोगों की मदद की जाती है। इसके अलावा विविध कार्यों में लोगों की मदद की जाती है, इससे लोगों की काफी सहायता होती है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रियों की रवानगी के पहले आपको बता दें कि हज भवन में आयोजित दुआया मजलिस में शिरकत की है और इस दुआया मजलिस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और बिहार राज्य हज कमेटी के चेयरमैन अब्दुल हक ने मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता दिया, टोपी और अंगवस्त्र भेंटकर उनको सम्मानित किया है। इस दौरान दुआया मजलिस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले साल 2022 में कम लोग ही हज यात्रा पर गए थे, क्योंकि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को हज यात्रा पर जाने की इजाजत पहले नहीं थी। इस बार 5,638 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर जा रहे हैं, इनमें 2,399 महिलाएं शामिल हैं। इसी बीच सीएम ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं भी दी। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान बहुत सी सांप्रदायिक ताकतें अफवाह और भ्रम फैलाने का काम करती है। उनमें हम सब लोगों को सावधान रहना है और ऐसे लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। शांति और सौहार्द ही विकास के आधार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विचार रखें। वहीं आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको ये बता दें कि वकील की ड्रेस में हमलावर आए थे। वहीं शामली के आदमपुर गांव में बदमाश संजीव जीवा का अंतिम संस्कार होगा। कोर्ट परिसर में बदमाश संजीव जीव की हत्या हुई थी और आपको बता दें कि अब अंतिम संस्कार यहां किया जाएगा। उनके अंडर में था मुन्ना, जैसे उन्होंने चाहा कर, लेकिन इसका कोई रीजन तो होना पता होना चाहिए ना कि क्या मतलब उनके अंडर में ही, उनके प्रशासन के अंदर ही इस प्रकार की हरकतें हो रही है। हमारी मौजूदगी इसे बंद करेगी हत्या हुई और अब कोर्ट में इस तरीके की हत्या हुई। लेकिन कोर्ट में जिस तरह से हत्या हुई है, उस पर क्या कहना है? भाई मैं ये चाहूँ जो जैसा उन्होंने करा था उसे फल मिल गया, ठीक है। अब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरी बेटी का उसे बख्श है सरकार, और उसे मतलब कोई उसे न्याय चाहिए, बट वो अपने बच्चे पाल ले, बस ऐसा करो। अच्छा, जो इसकी कोर्ट में हत्या हुई है उसको कहना क्या कहना है आपका? भाई मुझे कहना चाहिए प्रशासन का ही कुछ काम है, प्रशासन की कमी सब है बेटा। वो उन्हें ड्रेस कहाँ से मिल गई, कहाँ था आगे ऐसा, चलो तो जो प्रशासन जाने भाई। गांव में ये मकान है उनका था, उनके पापा काफी किसान थे, वे शामली पेट्रोलरी लैब में काम करते थे, फिर उसके बाद में चले गए गाँव से। अब कहीं बाहर रहते, 300 साल से गाँव से गए हुए। अच्छा, कितने सालों से गांव छोड़ दिया यहाँ पे? 300 साल से गाँव। 30 साल से। अच्छा, जिस तरीके से पढ़ाई कहाँ तक की होगी पता हो इसने?
पढ़ाई तो बस इन तरीके रखी दिखे जी अच्छा। लैब में। हाँ, और सामने टाइल वालों का काम किया। संजीवनी। हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से लैब काम करता था, यहाँ पे आता था, किसी तरह का कोई खेल कूद में या फिर किसी तरह की कोई रुचि थी इसकी? नहीं जी, कोई किसी किस्म की अपराध में कैसे गया? अपराधी कितने उसमें दुनिया में? बस यहाँ से जाने के गांव में किसी से झगड़ा हुआ था कभी? किसी से कोई झगड़ा नहीं गाँव में। अच्छा। आज तक की कोई इंसान नहीं। 10 साल हो गए गाँव में, तो छोटा सा बच्चा चला गया था। 10 साल हो गए जब उसके पापा मरे जब आ। वहीं हापुड़ पुलिस कप्तान अभिषेक वर्मा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी सजग रहते हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अभिषेक वर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने एक नई पहल की है। तो इस नई पहल में एक बारकोड हर जो है जिले के जितने थाने हैं उनके बाहर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जो मोबाइल खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, उनको लिखने में जो है पुलिसकर्मी कोताही बरतते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, तो वो जो चक्कर काटने से बच जाएंगे। किस तरीके से ये बारकोड काम करेगा जानते हैं। खुद अभिषेक वर्मा जी जो है हमारे साथ हैं, बात कर। सर, किस तरीके से ये बारकोड काम करता है और किस तरीके से लोगों को इसकी जो है, ये उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है? देखिए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी का मोबाइल गिर गया है, चोरी हो गया या खो गया है, तो उसको एफआईआर कराने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो सही माध्यम नहीं ढूंढ पाता कि किस पोर्टल पे जाकर के इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे पोर्टल हैं। हमारा यूपी पुलिस का खुद का भी पोर्टल है, आप जिसमें स्टोलन मोबाइल फ़ोन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने जिला स्तर पे ये एक मुहिम चलाई है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें हमने जितने भी हमारे थाने हैं, जितने भी हमारी चौकियाँ हैं और जितने भी हमारे आउटपोस्ट हैं, वहाँ हमने इन बारकोड्स को लगाया है स्कैन करने के लिए। और यदि किसी का भी फ़ोन गिर जाता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो अपना डेटाबेस इसमें एक फिल करता है जो गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे पास आता है। और वो सभी आपकी डिटेल्स को हम यूज़ करके हम ये कोशिश करते हैं कि आपका जो खोया हुआ, चोरी हुआ मोबाइल फ़ोन है, उसको हम आपको लौटा दें। इसमें समझने वाली बात यह है कि ये एक एफआईआर नहीं है, ये एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसमें आपका डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं। यदि आपको एफआईआर करनी है तो आप थाने एवं आप जो यूपी पुलिस का सीसीटीएनएस पोर्टल है उससे आप कर सकते हैं। ये कंप्लेन है जिससे हम पूरा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी चोरी हुए, गुम हुए फ़ोन हैं, ताकि हम उसको हमारे पास एक वृहद डेटाबेस क्रिएट किया जा सके और समय आने पर यदि हमें ऐसा लगता है आपका फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको आप तक लौटा सकें। कॉल की जाती थी, कॉल लखनऊ जाती थी, लखनऊ के बाद फिर वो संबंधित थाना या जिले पे आती थी। तो अब इन चीज़ों से बच जाएगा आदमी कहीं ना कहीं। ये एक हमने आसान तरीका बनाया। आजकल सभी चीज़ों के लिए हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या पेमेंट के लिए लोग जनरली पेटीएम, यूपीआई करने के लिए लोग क्यूआर कोड को इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए हमारे मन में ये सुझाव आया कि क्यों ना एक हम भी क्यूआर कोड ऐसा क्रिएट करें जिससे हम लोगों की समस्या का समाधान कर सकें। जिस तरीके से अभिषेक वर्मा ने बताया कि जितने भी जो गुम हुए मोबाइल हैं उनको स्कैन करके जो है वो जो है उन जो लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। और ये नई तकनीक है, इस तकनीक की वजह से लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर। वहीं आगे बढ़ते हैं और मेरठ में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग का छापा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग छापेमारी कर रहा है। भ्रूण लिंग जांच की शिकायत पर यह छापेमारी हुई। महिला डॉक्टर को भ्रूण लिंग परीक्षण करते पकड़ा गया है। मामले में पुलिस प्रशासन ने अब बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें डॉक्टर मनीषा जैन के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर यहां पर कार्रवाई की गई है। कई आपत्तिजनक सामान यहां पर मिले हैं जिनको अब सील कर दिया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि मेरठ में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग का ये छापा जो कि देखने को मिल रहा है। प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है और भ्रूण लिंग जांच की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई यहां की गई है। तो छापेमार ये कार्रवाई। ये एफजी चौराहे का मामला है, थाना सिविल लाइन का है। प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर डॉक्टर मनीषा रस्तोगी का, इनके यहाँ सूचना मिली थी तो डीएम साहब के यहाँ से मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया और टीम को सहयोग देने के लिए कहा गया। हम लोग तकरीबन सुबह 9:30 बजे आए और जैसा कि आपको पहले डॉक्टर साहब ने बताया वो कार्रवाई यहाँ की गई। सर, कितने लोग यहाँ तक लिए गए हैं, क्या क्या कार्रवाई?
यहाँ पर एक महिला डॉक्टर और 2 महिला रिसेप्शनिस्ट हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व पाई गई हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उनके कहाँ के रहने वाले? इसकी एक दलाल के माध्यम से इस क्लिनिक पे भ्रूण लिंग जांच का खेल चल रहा है। तो हमने एक इन्फॉर्मर के थ्रू इनसे संपर्क किया और इन्होंने 12,000 रुपये में सौदा किया। 12,000 रुपये देके हमने एक नकली ग्राहक बना के उस दलाल के साथ यहाँ भेजा। तो यहाँ पे आज इस क्लिनिक पे आने के बाद उन्होंने अंदर जो मैडम है, मैडम ने उस ग्राहक का लिंग जांच किया और लिंग जांच करके उसमें उनको लड़का होना बताया। ये PNDT एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म में ये लोग भागीदार हैं और इनको पकड़ने में हमें बहुत सहयोग मिला है मेरठ जिला प्रशासन का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DM मेरठ, सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ और नोडल ऑफिसर PNDT मेरठ। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इस काम के लिए और इनके सहयोग के कारण ही हम लोग आज इस